आज की क्लास में हम कवर करेंगे हमारे सीडीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में पूछी गई हैं, राइट। सो इससे पहले हमारी सीडीपी की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जो कि अगर आपने नहीं देखी हैं तो इनका आपको थंबनेल यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले टॉपिक्स हैं, जो हर बार पेपर में पूछे ही जाते हैं, कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है लास्ट टाइम पे तो भी आप एटलीस्ट ये टॉपिक्स तो ज़रूर पढ़ के जाओ। बहुत ही बेहतरीन क्लास यहाँ पर बनाई गई है आपके लिए, टू द पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो ये क्लास देख लीजिए, क्योंकि इस क्लास में जो कंटेंट मैं करवा चुकी वो अब इस क्लास में, अभी जो क्लास होगी इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो आपने वो वाली क्लासेस जरूर देख लेनी है। और इसके अलावा हम इंग्लिश की जो है बहुत ही अमेजिंग क्लास कर चुके हैं, ग्रामर की टॉप 30 रूल्स की, जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है, बहुत प्यार मिल रहा है इस पे, कंटेंट टू द पॉइंट है। पैडागोजी की भी अगर हम बात करें तो हिंदी की भी हमने यहाँ पर क्लासेस कर ली हैं, और यहाँ पर इंग्लिश की हमने एक और क्लास करी जिसमें टेंस वॉइस नरेशन करे थे, और हमारा हिंदी व्याकरण की 2 क्लास यहाँ पर है, ठीक है। इसके साथ साथ हम हरियाणा जीके की भी 2 क्लास कर चुके हैं। क्लास तो एक ही थी बट 2 पार्ट में हमें करनी पड़ी, तो ये भी टू द पॉइंट आपका जो लास्ट मोमेंट पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है वो यहाँ पर मैंने आपको कवर करवाई हैं। और आज की जो हमारी क्लास है वो मैंने कल रात को ही आपको अपडेट कर दिया था कि आपकी क्लास होगी। तो ये तीनों ही लेवल के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट ही नहीं, इसके अलावा जो भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपका सीडीपी पूछा जाता है, उस हर एक एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी लास्ट के 2 दिन रह गए हैं, तो लास्ट के टाइम पर मैक्सिमम इसका रिवीजन करके जाना। अगर आपने पढ़ रखी होंगी तो आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ी होंगी तो अभी मैं आपको समझा दूंगी, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सो यस, ये अब हमारा स्टार्ट करते हैं। ये देखो इस तरह से कुछ कंटेंट है, क्वेश्चंस पीवाईक्यू के मैंने ऐड किए हैं, फिर उसके साथ मैंने थ्योरीज को ऐड किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। हैंड रिटन नोट्स है मेरे, जहाँ से मैंने ये पिक्चर्स ऐड की हैं, ऑलराइट। सो यस, so before starting that, let me introduce myself. So hi everyone, this is Avinash Kumari and I warmly welcome you all on this learning platform Let's Rise. जो लोग पहली बार आए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एस्टेट से रिलेटेड या फिटेट एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, इन्फॉर्मेशन हैं और कंटेंट है वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो यस, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके कोई सजेशंस, डाउट्स रहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे आप अपडेट कर दीजिए, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करें अभी। यस, ये वाला जो पेज है मैं कल रात को ही टेलीग्राम पर डाल चुकी थी। एंड यस, आपको अगर पीडीएफ्स चाहिए, जो कंटेंट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उसकी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम लिंक यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा होगा, यहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। इनके प्रिंट निकलवा के आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ओके, सो यस, सबसे पहले हम देखते हैं जीन पियाजे। यहाँ पर जो है ये जो हमारे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं उनके नाम है, ठीक है। ये साइकोलॉजिस्ट के नाम है और ये इनकी थ्योरीज हैं जो इन्होंने दी हैं। तो हमें आज ये सब पता होना चाहिए कि भी कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी। तो डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि ये थ्योरी किसने दी थी या फिर इस साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी, ठीक है। ओके, तो देख लेते हैं। सबसे पहले जीन पियाजे की बात आती है। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। कोलबर्ग जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, ये नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। लेकिन इनसे पहले पियाजे ने ही ये मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी एक दी थी, जिसमें वहाँ पे 2 स्टेजेस की बात करते हैं। एक तो हेट्रोनोमस स्टेज की बात करते हैं और एक ये ऑटोनोमस स्टेज की बात करते हैं, ठीक है। और कोलबर्ग ने इन्हीं से इंस्पायर होके, जीन पियाजे से इंस्पायर होके इन्होंने फिर मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, जिसमें कि 3 लेवल्स आते हैं, जिसमें हर लेवल में 2 स्टेजेस आते हैं, यानी कि टोटल 6 स्टेज होते हैं, 3 लेवल में ये डिवाइडेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेवाइगोत्स्की, जिन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया। यहाँ पर ये सोसाइटी की, कल्चर की और लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे जे ब्रूनर, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक हमारे जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था, एक जे ब्रूनर ने यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था, ठीक है। दोनों थ्योरीज इंपॉर्टेंट हैं। फिर आते हैं हमारे इरिक इरिक्सन, जिन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट यानी मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। फिर ब्रॉनफेन ब्रेनर, ठीक है, इन्होंने इकोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर यहाँ पर जिक्र किया है। फिर है अल्फ्रेड बिनेट और स्पियर्समैन, थॉर्नडाइक, थर्स्टन, स्टर्नबर्ग और गिलफर्ड, इन सभी ने इंटेलिजेंस के ऊपर अपनी थ्योरीज दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्फ्रेड बिनर हैं, इन्होंने एकल कारक बुद्धि सिद्धांत का यहाँ पर यूज़ किया था। उसके थ्रू इन्होंने बताया था कि सिर्फ एक ही फैक्टर होता है जिसको हम जी फैक्टर कहते हैं। फिर स्पियर्समैन ने 2 फैक्टर की बात करी, जी और एस फैक्टर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही थॉर्नडाइक ने यहाँ पर मल्टी फैक्टर्स की बात करी। फिर यहाँ थर्स्टन ने ग्रुप फैक्टर की बात करी और स्टर्नबर्ग ने क्या किया, यहाँ पर ट्राइआर्किक थ्योरी दी थी। और फिर जो हमारे गिलफर्ड साहब हैं, उन्होंने क्या कहा, एसओआई यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस यानी 3D थ्योरी की यहाँ पर बात करी थी। फिर थे हमारे गार्डनर, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की यहाँ पर बात की है, ठीक है। तो इन सभी को हम देखेंगे आगे अच्छे से।
नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड, जो कि हम पिछली क्लास में कर चुके थे। साइको एनालिटिक थ्योरी इन्होंने दी थी, यानी मनोविश्लेषणवाद यहाँ पर इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, इन्होंने कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। फिर है हमारे पैवलोव साहब, पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी, जो इन्होंने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट स्कीनर ने भी यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात करी थी, इन्होंने रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ये सब हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलर ने यहाँ पर इंसाइट लर्निंग की थी, इन्होंने चिपेंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, वो आज की क्लास में हम देखेंगे। अल्बर्ट बंडूरा जिन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी की बात की थी, यानी सामाजिक अधिगम की बात की थी। मैस्लो जिसमें नीड हायरार्की की बात होती है, पिछली क्लास में कर चुके हैं। क्लार्क हल जिन्होंने ड्राइव रिडक्शन की बात करी, आज की क्लास में हम करेंगे। कुर्ट लेविन जिन्होंने फील्ड थ्योरी की बात करी थी। नेक्स्ट है गैने जिन्होंने हायरार्की ऑफ लर्निंग की बात की है, और टोलमान, एंड देन हमारे आते हैं गोल्डमैन, ठीक है। ये सारी मोटे मोटी मैंने आपको एक बार बता दी है, लास्ट गो रिविजन के लिए बेस्ट यहाँ पर ये फोटो रहेगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके परेशान मत होना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, सो यस, पहला जो है हमारा वो है क्वेश्चन, देख लेते हैं। जो ये क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। ओके, जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन गिवन अ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। अच्छा, हम कैसे कर रहे हैं एक बार थोड़ा सा बता दूं। क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ठीक है, जो थ्योरी है उसका क्वेश्चन है, फिर अगर वो थ्योरी हमें डिटेल में अगर जानने की जरूरत है तो उसका मैंने फिर नीचे डिटेल में एक्सप्लेनेशन यहाँ डाला हुआ है, ठीक है। कैसे है दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार। जैसे क्वेश्चंस हैं इनके मैंने नहीं डाले क्योंकि पिछली क्लास में हम अच्छे से कर चुके हैं, तो इसलिए जैसे देखो यहाँ पर ये ब्रूनर का है, ये हमने नहीं किया, तो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स जो थे मेरे, तो वो वाली मैंने यहाँ पर पिक्चर्स लगाई हैं, ठीक है। क्वेश्चंस हैं फिर आपको डिटेल में ऐसे, तो इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा और रिविजन में तो बहुत ही हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में देख लेंगे अपना, और इंग्लिश वाले हैं वो मैं बोल रही हूँ, देख लेंगे, ठीक है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन गिवन अ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, कि इनमें से मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की इन्होंने दी। हमें पता है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी, हमारे जो है कॉलबर्ग ने दी थी, ठीक है, कॉलबर्ग ने दी थी, बट ऑप्शन में कॉलबर्ग नहीं है। तो मैंने एक बात बताई थी, कॉलबर्ग ने इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी, पियाजे से, क्योंकि पियाजे ने पहले मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पे काम किया था, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द बेसिक यूनिट ऑफ कॉग्निटिव, बेसिक यूनिट हाईलाइट कर लेंगे, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको हम ऐसे हाईलाइट कर लेंगे, द बेसिक यूनिट ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर। तो हमने देखा था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा स्कीमा, ठीक है। स्कीमा में कुछ चीजें जो इन्फॉर्मेशन ऐड होंगी तो स्कीमा चेंज हो जाएगा, या फिर कुछ चीजें ऐड होने पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा तो स्कीमा हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है। एक तरफ हमारे यहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके नाम है, दूसरी तरफ इन्होंने जो थ्योरीज दी थी उनके नाम है, ठीक है। तो पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, यस अभी हमने किया। बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, SLT जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ठीक है, यस ये बात सही है। एरिक्सन ने साइको सोशियो डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, यस मनोसामाजिक सिद्धांत इन्होंने दिया था। नेक्स्ट वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की ने क्या दिया था, उन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी, ये गलत हो जाएगा, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी नहीं है, तो हमें गलत ही बताना था। क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम होते हैं नोट की फॉर्म में, तो जब आप पेपर में जाएं तो अच्छे से क्वेश्चंस को देखना है कि क्या पूछा गया है, और जो चीज़ पूछी गई है उसको वहीं पर अंडरलाइन कर लेंगे ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। कई बार क्वेश्चन का आंसर पता होते हुए भी गलत मार्क हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है। अगला है, अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट द रोल ऑफ सोशल कल्चरल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि सोशल और कल्चरल फैक्टर की किसने बात करी थी, लेव वाइगोत्स्की ने, अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ करिकुलम डिड ब्रूनर सजेस्ट टू फॉलो फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पर ब्रूनर का जिक्र आ गया है, तो चलो ब्रूनर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। ये हमारे आ गई ब्रूनर की थ्योरी। ब्रूनर ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। जो हमारा NCF 2005 है, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो 2005 में जो आया था, वो किसके ऊपर आधारित है, वो इन्हीं की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इन्होंने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करी थी, ठीक है, यानी कि संज्ञानात्मक कंस्ट्रक्टिविज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं देख लेना आप। तो इन्होंने इसके ऊपर बात करी थी। यहाँ पर इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग की बात करी है, डिस्कवरी लर्निंग की बात करी है, ठीक है, डिस्कवरी मेथड की बात नहीं करी है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इन्होंने स्कैप फोल्डिंग कंसेप्ट की बात करी है। स्कैप फोल्डिंग हमने कहाँ पढ़ा था, हमने लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी में पढ़ा था। स्कैप फोल्डिंग का हम वहाँ यूज़ करते हैं, वहाँ पर MKO 3 वर्ड्स मैंने बताए थे, पिछली क्लास देखी होगी वो लोग समझ गए होंगे, ठीक है। MKO बताया था, स्कैप फोल्डिंग बताया था, और क्या बताया था, एक और चीज़ बताई थी, अभी दिमाग से निकल गई है मेरे, ठीक है। तो ये जो स्कैप फोल्डिंग का था, जो हाँ ZPD, वेरी इंपॉर्टेंट ZPD, ठीक है, ये 3 टर्म्स बताई थी, याद रखनी है। तो स्कैप फोल्डिंग का कंसेप्ट सबसे पहले जो ये वर्ड है किसने दिया था, ये ब्रूनर ने ही दिया था, ठीक है। और यहाँ पर ये किसकी बात करते हैं, स्पाइरल करिकुलम की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है कि स्पाइरल करिकुलम जो है वो ऐसे होता है, यानी कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है, मान लो अभी कुछ सीख रहा है तो वो उसको रिलेट करेगा कि उसने पहले क्या सीखा था, उसके साथ रिलेट करके फिर आगे जाएगा, फिर आगे कुछ सीख रहा है फिर उसको रिलेट करेगा पीछे से कि मैंने क्या सीखा था, ठीक है। तो ऐसे ही स्पाइरल करिकुलम यहाँ पर होता है। यहाँ पर इन्होंने 3 स्टेजेस में अपनी थ्योरी को डिवाइड किया है। इसने बताया
कि पहला जो होता है वो इनएक्टिव होता है, दूसरा आयनिक होता है, तीसरा सिंबॉलिक होता है। मतलब ये कि जो इनएक्टिव स्टेज होती है इसमें 0 से 2 साल के वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है और वो एक्शन बेस्ड लर्निंग करते हैं, यानी कि कोई भी काम करके, लर्निंग बाय डूइंग जिसको हम बोलते हैं, खुद से करके सीखते हैं, ठीक है? तो ये इनएक्टिव स्टेज में बताया था इन्होंने, यानी कि फिजिकली कोई भी एक्शन लेकर के वहाँ पर लर्निंग होती है। आयनिक स्टेज में क्या बताया था कि यहाँ पर 2 से 7 साल के बच्चे आते हैं, इमेज बेस्ड, यानी कि कोई भी तस्वीर देख के फिर उसके थ्रू वो लर्निंग करते हैं, ठीक है? विजुअल्स यानी आँखों से देखना, इमेजेस आँखों से ही देखते हैं ना, तो ये कीवर्ड्स हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है सिंबॉलिक, जो हैं वो 8+ ईयर्स यानी 8 साल से ज़्यादा के जो बच्चे हो जाते हैं उनके लिए, ये लैंग्वेज बेस्ड यहाँ पर लर्निंग इनकी होती है, ठीक है? कैसे? मान लो हमने बच्चे को ये इमेज दिखाई, अब इमेज दिखा के उसके दिमाग में कुछ तो थ्योरी पकेगी, कुछ तो उसके सिंबल बनेंगे, ठीक है? उनको कैसे ना कैसे करके घड़ेगा। अब उसके दिमाग में जो चीज़ चली उसको बताएगा कैसे? लैंग्वेज के थ्रू बोल करके। तो यहाँ पर लैंग्वेज के थ्रू अपने थॉट्स को या अपने सिंबल्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो यहाँ पर इरिक इरिक्शन की थ्योरी यहाँ पर आ जाती है। तो इरिक इरिक्शन ने कौन सी थ्योरी दी थी यहाँ पर? उन्होंने दी थी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, और इन्होंने कुछ स्टेजेस दी थी, कुछ नहीं, इन्होंने 8 स्टेजेस का यहाँ पर जिक्र किया है। आओ डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है? इरिक इरिक्शन की साइको सोशल यानी मनोसामाजिक विकास सिद्धांत देख लेते हैं। इन्होंने 8 स्टेजेस की बात करी है कि एक बच्चा होता है या फिर एक जो इंडिविजुअल कोई भी एक इंसान होता है, पूरी लाइफ टाइम में जब से पैदा होता है तब से लेकर के जब तक उसकी डेथ होती है, वो इन 8 स्टेजेस के थ्रू ज़रूर गुजरता है, ठीक है? तो इनका मतलब क्या है कि क्यों है ये स्टेजेस, कि जब एक इंसान जो है धरती पर है तो उसको इन 8 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है ताकि उसके अंदर कुछ गुणों का यहाँ पर विकास हो सके, ठीक है? तो जो इंसान जिस स्टेज से गुजरेगा और उस स्टेज से उसकी जो लर्निंग रहेगी उसमें वैसा ही वर्च्यू यानी कि वैसा ही गुण पैदा होगा, ठीक है? तो यहाँ पर इन्फेंसी स्टेज पहले दी गई, सबसे पहले, यानी बच्चा जब शिशुअवस्था में होता है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट यानी कि विश्वास और अविश्वास की भावना यहाँ पर आती है। जैसे कि अगर बच्चे को प्रॉपर टाइम दिया है, पेरेंट्स ने उसकी केयर की है, मान लो इस स्टेज में बच्चा पूरा डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स पे ही, है ना? कुछ खिलाने के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए, हर एक चीज़ के लिए। तो यहाँ पर उसके अंदर ट्रस्ट या मिसट्रस्ट की भावना यहाँ पर पैदा होती है, तो उसके अंदर क्या वर्च्यू आएगा, कौन सा गुण आएगा? आशा। वो सिर्फ होप ही रख सकता है कि अब मुझे भूख लग रही है तो ये लोग मुझे खाने को देंगे, अब मैं गंदा हो गया तो ये लोग मुझे साफ करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर जो नंबरिंग डाली है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? 8 भी है आगे, ये देखो। तो ये इन्हीं स्टेज में याद रखना है कि ये फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट ही है, ये सेकंड है तो ये सेकंड पे यही है, ठीक है? तो ऐसे पूछ लेते हैं कि फिफ्थ स्टेज में कौन सा है? क्वेश्चन हमारा यही था कि कौन सी स्टेज है हमारी जो करेक्ट मैच है वहाँ पे या नहीं है, ठीक है? ओके। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, यानी कि स्वायत्तता बनाम लज्जा। इसका मतलब क्या है, जब अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा होता है, जब 2 से 3 साल का होता है, तो उस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे को ऐसा होता है कि ये चीज़ मैं खुद से करूँगा, ठीक है? मुझे करना है, मुझे करना है, ठीक है? तो वो क्या करेगा? ओके, सो जो हमारे नेक्स्ट स्टेज आता है वो अर्ली चाइल्डहुड का स्टेज आता है, जिसमें 2 से 3 साल के बच्चे आते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम की यहाँ पर क्या आती है, सिचुएशन आती है। इसमें क्या होगा कि इसमें बेसिकली बच्चा जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग उसकी होती है, यहाँ पर वो अपने सुसु पोटी को कंट्रोल करना यहाँ पर सीखता है 2 से 3 साल की उम्र में, ठीक है? अगर वो ऐसा सीख जाता है तो उसके अंदर क्या विल पावर आ जाती है, यानी इच्छा शक्ति यहाँ पर आ जाती है। उसके अंदर कौन सा गुण पैदा हो जाता है? विल पावर का, ठीक है? तो यहाँ पर अगर वो नहीं कर पाया तो उसके अंदर शेम की भावना आ जाएगी, है ना? नेक्स्ट जो हमारा वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि जो बच्चे के अंदर क्या होता है कि ये प्री स्कूल में जाता है, अब 3 से 5 साल की एज में ये चीज़ होती है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, बच्चे को होता है कि सब कुछ मैं खुद से करूँगा, पहले मुझे करने दो, ठीक है? तो अगर बच्चे को हमने वो पहले करने दिया तो यहाँ पर उसका पर्पस जो है वो फुलफिल हो जाएगा, है ना? कि उसका कुछ तो पर्पस होगा कि ये चीज़ मैं ऐसे उठा के मैं रखूँगा, ये उसका पर्पस था। और अगर हमने करने दिया, उसको पहल करने दी, तो वो खुश हो जाएगा कि हाँ, मेरा पर्पस है वो फुलफिल हो गया। बट अगर हमने नहीं करने दिया तो वो गिल्ट यानी अपराध भावना में भी जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज हमारी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, जो कि 6 से 11 साल के बच्चों में होती है, जो कि स्कूल एज यहाँ पर आ जाती है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि यहाँ पर बच्चा बहुत मेहनती हो जाता है। कैसे होता है? मान लो बच्चे ने कुछ काम किया, ठीक है? उसने बहुत अच्छी ड्राइंग बना दी, मैंने उसको एप्रिशिएट कर दिया, अरे वाह! ये तो बहुत ही अच्छी आपने ड्राइंग बना दी है, इतनी प्यारी ड्राइंग कहाँ से सीखी आपने? ऐसी और बनाओ, मैंने उसको स्टार दे दिया, गुड एक्सीलेंट लिख दिया। तो अब उसके अंदर जो भावना है वो कॉम्पिटेंस की प्रोड्यूस हो जाएगी कि मैं ही बेहतर बनाऊँ, ठीक है? तो वो और मेहनत करेगा उस चीज़ के लिए। और मान लो मैंने उसको ऐसे कर दिया कि क्या किया तुमने? ये अच्छे से नहीं किया, मैंने उसको डाँट दिया, तो उसके अंदर हीनता यानी इन्फीरियरिटी आ जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट हमारा फिफ्थ स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, यानी कि इस स्टेज में, यानी कि जब बच्चा एडोलसेंस में चला जाता है 12 से 18 साल की उम्र में, तो यहाँ पर बच्चे के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि वो अपने आप की आइडेंटिटी को ढूँढने लगता है, ठीक है?
कि मेरी पहचान क्या है आखिर। अगर उसके अंदर वो आ जाती है तो यहाँ पर फिडेलिटी यानी कि ये वाला वर्च्यू हमारा यहाँ प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर उसकी आइडेंटिटी उसको नहीं समझ आई, उसको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो दूसरा उसका क्या होगा, वो रोल कन्फ्यूज़न में चला जाता है। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर यंग अडल्टहुड, जो कि हमारा 6th स्टेज है। इसमें क्या होगा, 19 से 40 साल की उम्र के हमारे जो हैं आ जाएँगे। और फिर क्या होगा इसमें, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, या तो बहुत ज़्यादा किसी से घनिष्ठता होगी या फिर अलगाव की भावना पैदा हो जाएगी। तो ये बेसिकली लव वाली जो वर्च्यू है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मिडल अडल्टहुड, जो कि हमारा 40 से 65 की उम्र में आएगा। ठीक है, यहाँ पर जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन आ जाता है, यानी कि जननात्मकता बनाम स्थिरता। ठीक है, यहाँ पर केयर, यानी कि केयर वाले यहाँ पर वर्च्यू पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैच्योरिटी, जो कि 65 साल के बाद से डेथ तक की हमारे यहाँ पर चलता है। और इसको तो यहाँ लास्ट वाले 3 जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो स्टार्टिंग के 5 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको याद कर लेना। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था कि हमें बताना है कौन सी थ्योरी कौन सी स्टेज है और उसका सीरियल नंबर है स्टेज का, वो मैच नहीं कर रहा। ठीक है, मैच नहीं कर रहा, वो बताना है। तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये स्टेज 3 में हमने पढ़ा था। यस, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये रहा हमारा 3rd पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये स्टेज 5 में था। यस, ये स्टेज 5 में ही था, जहाँ पर बच्चा अडोलसेंस में होता है। ये हमारा स्टेज 5 रहा अडोलसेंस का। यस, ये बातें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट था हमारा ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या डाउट, ये स्टेज 1 में आता है। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि स्टेज 1 में आता है हमारा जो बच्चा होता है वो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट वाली यहाँ पर, और उसके अंदर होप वाला वर्च्यू आता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है फर्स्ट स्टेज, और यहाँ पर इन्फेंसी की स्टेज होती है, होप होती है। ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा, गलत ही हमें बताना था। पर नेक्स्ट भी देख लेते हैं, इंडस्ट्री वर्सेस यहाँ पर इन्फीरियरिटी, जो कि हमारा स्टेज 4 है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा हमारा 4th, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, जो कि स्कूल एज में आता है। कॉम्पिटेंस की यहाँ पर वर्च्यू पैदा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फैमिली एंड स्कूल। ये किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे जो ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स ने बायो इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी दी थी, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि फैमिली और स्कूल है वो किसके एग्जाम्पल है, कौन से इन्वायरमेंटल सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं पहले। जो ब्रॉनफेन-ब्रेनर हैं, इन्होंने इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दी थी, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत दिया था, जो कि 1979 में दिया था। फिर इसको रिवाइज करके 1994 में बायो इकोलॉजिकल मॉडल दिया था इन्होंने। इसका नाम रख दिया था, जिसका नाम हिंदी में होगा जैव पारिस्थितिक यंत्र। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो इन्वायरमेंट है वो एक तरह से सीरीज ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर होता है। जैसे नेस्ट यानी घोंसला, घोंसले का स्ट्रक्चर होता है ना, कि सब चीज़ें आपस में मिक्स, ऐसे घुमावदार, सब आपस में इंटरलेटेड होती हैं। वैसे तो विच इफेक्ट्स चाइल्ड डेवलपमेंट, कि सब ये जो चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट की जो सिस्टम है, ये बच्चे को डेवलपमेंट में इफेक्ट करते हैं, चाहे पॉजिटिवली करें चाहे नेगेटिवली करें, चाहे डायरेक्ट करें चाहे इनडायरेक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ 5 सिस्टम में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है माइक्रो यानी सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटे लेवल पर क्या आता है, इमीडिएट इन्वायरमेंट, जो बच्चे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जहाँ पर है, तो किससे होंगे, फैमिली से, फ्रेंड से और स्कूल में। दूसरा है मीजो सिस्टम में जहाँ पर बच्चे जाएगा, कनेक्शंस बनाएगा, तो ये उसका हो गया मीजो सिस्टम। नेक्स्ट है एक्सो सिस्टम में क्या होता है, इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो डायरेक्ट बच्चा कॉन्टैक्ट में नहीं आता, जैसे पेरेंट्स है वो कहीं जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर या तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, या फिर किसी ने डांट दिया उनको काम पूरा ना होने की वजह से, या फिर ओवरलोड काम दे दिया हो। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं बच्चे के साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, या तो पेरेंट्स जो अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकाल दें, या फिर उस काम के चलते, उस ओवरलोड काम के चलते कि भी हमें काम ही करना है, तो बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं, उसको प्यार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चक्कर में यहाँ पर बच्चा कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। तो यहाँ डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है। तो ये हो गया हमारा एक्सो सिस्टम। फिर आता है हमारा मैक्रो। माइक्रो छोटा होता है, मैक्रो बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। इसमें सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ की, जो बच्चा है वो कैसे सोसाइटी में रह रहा है, कैसे उसके कल्चर में रह रहा है, वहाँ से उसको क्या क्या वैल्यूज़ मिल रही हैं, वो भी उसके डेवलपमेंट में जो है इफेक्ट करती हैं। क्रोनो यानी कि जब क्रोनो में ऐसा होता है कि टाइम पीरियड के साथ जो चेंजेस आते हैं, उससे पता चलता है कि भाई बच्चे के डेवलपमेंट में क्या क्या इफेक्ट यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन था, ये पूछ रहे हैं कि जो फैमिली और स्कूल है वो किसके एग्जाम्पल हैं, कौन से सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो हमने कहा था माइक्रो, यानी जो सबसे छोटा होता है उसके ये एग्जाम्पल है, तो माइक्रो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारी लर्निंग थ्रू मेंटल प्रोसेस लाइक अटेंशन एंड रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, कि अटेंशन और रिफ्लेक्शन से जो प्रोसेस से मेंटल प्रोसेस जो हमारा होता है, वहाँ से लर्निंग करते हैं, वो होती है हमारी कॉग्निटिव लर्निंग, संज्ञानात्मक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सब कंपोनेंट नॉट इंक्लूडेड इन कंपोनेंट। यहाँ पर आगे हमारी ट्राइआर्किक थ्योरी स्टर्नबर्ग की, उसको देख लेते हैं एक बार। जो ट्राइआर्किक थ्योरी दी थी स्टर्नबर्ग ने, उन्होंने अपनी एक बुक बियॉन्ड आईक्यू में यहाँ पर इनका जिक्र किया था। और इनकी जो थ्योरी थी वो एक सक्सेसफुल इंटेलिजेंस थ्योरी थी। इंटेलिजेंस डायमेंशन यानी कि उन्होंने 3 डायमेंशंस यहाँ पर दिए हैं। नंबर 1 एनालिटिकल, नंबर 2 क्रिएटिव, नंबर 3 प्रैक्टिकल। ठीक है,
इनके बारे में देख लेते हैं। एनालिटिकल का दूसरा नाम कंपोनेंशियल भी है, क्रिएटिव का एक्सपीरियंशियल है और प्रैक्टिकल का कॉन्टेक्चुअल है। चाहे इनमें से जो भी नाम से पूछा जाए आपको पता होना चाहिए ये सारे किसके डायमेंशंस है, इंटेलिजेंस के हैं। अब कंपोनेंशियल या एनालिटिकल की बात करें तो इसमें ये 3 सब कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें पहला मेटा कंपोनेंट है, दूसरा परफॉर्मेंस और तीसरा नॉलेज एक्विजिशन है, ठीक है। और अगर क्रिएटिव की बात करें वहाँ पर नोवेलिटी और ऑटोमेशन आता है, यानी जो बच्चा क्रिएटिव होगा वो कुछ ना कुछ नवीन यानी नई चीज़ें तो लेकर आएगा, उसके विचार नए होंगे। ऑटोमेशन यानी जो क्रिएटिव होगा खुद से चीज़ों को हैंडल करना चाहेगा, खुद से चीज़ों को स्वचालन करना चाहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल कंटेक्चुअल, जो कि है जिसमें आते हैं अडेप्टेशन, सिलेक्शन एंड शेपिंग, यानी कि जो बच्चा जो भी उसने रचनात्मक जो भी चीज़ें करी या जो उसका व्यवहार होगा उसको किस के अनुकूल ढालना है, ठीक है, या फिर उसके अंदर किन चीज़ों को चयन करने की क्षमता है, किन चीज़ों को कैसा आकार दे रहा है, ये सब किस में आते हैं, उसके व्यवहारिक में यानी कॉन्टेक्चुअल में आते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो है बच्चे का सब कॉम्पोनेंट में इंक्लूडेड नहीं है कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस में। हमने देखो यहाँ पर ये कॉम्पोनेंशियल ये वाला, ठीक है, इसमें नहीं है इंक्लूड, वो बताना है। तो हमने अभी भी पढ़ा मेटा कंपोनेंट था, एक्सपेरिमेंटल नहीं था, परफॉर्मेंस था, नॉलेज एक्विजिशन था, तो हमारा ये गलत हो जाएगा और हमसे गलत ही पूछा गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Which 3 aspects of intelligence are emphasized in triarchic theory? ट्राइआर्किक थ्योरी में हमें बताना है, ठीक है। ओके, कौन से एम्फेसाइज नहीं है, ओके, इसमें बताना है कि कौन से 3 एस्पेक्ट्स हैं जो इंटेलिजेंस के हैं। तो कॉम्पोनेंशियल यस हमने पढ़ा, एक्सपेरियंशियल भी था, कंटेक्चुअल था, ऑपरेशनल नहीं था, ठीक है। तो ABD हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्राइआर्किक थ्योरी, ये क्वेश्चन भी ट्राइआर्किक थ्योरी का है, इनमें से कौन सा टाइप नहीं है इंटेलिजेंस का? एनालिटिकल था यस, क्रिएटिव था, प्रैक्टिकल था, थ्योरेटिकल नहीं था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आ गया गिलफर्ड स्ट्रक्चर। ओके, इंटेलिजेंस थ्योरी में यहाँ पर इंटेलिजेंस में यहाँ पर अपनी थ्योरी दी थी गिलफर्ड ने, उसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या दी थी इसने। गिलफर्ड थ्योरी जो थी उन्होंने कुछ और नाम भी है इसके, पहले वो देख लेते हैं। इन्होंने ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट थ्योरी इसका नाम रखा, 3D थ्योरी भी इसको कहते हैं, मॉडल थ्योरी भी कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेशन कंटेंट और प्रोडक्ट की बात करते हैं, यानी 3D ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने इनको कहा है, यानी कि जो ऑपरेशन है, कंटेंट है और जो प्रोडक्ट है, ये 3D मॉडल है एक तरह से इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है। तो ऑपरेशन में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। ऑपरेशन में सक्रिय यानी कि 6 चीजें यहाँ पर इन्होंने ऐड की हुई हैं। कोग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए 6 की 6 कौन कौन सी हमारी ऑपरेशन में आती हैं। नेक्स्ट हमारी विषय वस्तु यानी कंटेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल, और प्रोडक्ट में क्या आता है, यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशंस। तो हमें ये सब पता होना चाहिए, याद करना है, ठीक है। और क्वेश्चंस यहाँ से बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में, आप देखना और क्वेश्चन लगा के देखो, यहाँ पर भी मैंने ऐड किया है। तो ये हमें पता होना चाहिए। डिटेल में मैं नहीं समझा पाऊंगी क्योंकि बहुत वास्ट हो जाएगा, फिर बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ ये चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर टोटल ये 180 फैक्टर हो गए, 6 इसके, 5 इसके, 6 इसके, टोटल 180 फैक्टर्स की यहाँ इन्होंने बात करी है कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और इससे पहले पहले कौन कौन से मॉडल आ चुके हैं, 120 कंपोनेंट्स पहले आए थे, यानी 120 फैक्टर पहले आ चुके हैं, उससे फिर 150 आए थे, अब लास्ट में 180 फैक्टर्स की उन्होंने बात की है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या था। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा इनमें कंपोनेंट नहीं है, इंटेलेक्ट मॉडल में कंपोनेंट नहीं है। ऑपरेशन है, सी से कंटेंट है, पी, ठीक है। तो इसको कोप से याद रखेंगे हम, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट। कोप पुलिस को बोलते हैं ना, कोप बेसिस, कोप से इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर कोग्निशन नहीं है, ठीक है। ओके, ये हमें बताना था, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, यहाँ पर आती है गिलफर्ड की ही थ्योरी के बारे में है, ठीक है। इसके एलिमेंट्स दिए हैं और डायमेंशंस दिए हैं, और कौन सा पेयर जो है सही नहीं है वो हमें बताना है। तो यूनिट प्रोडक्ट में आता है, यस बिल्कुल आता है। कोग्निशन हमारा ऑपरेशन में, यस। इवैल्यूएशन भी ऑपरेशन में, यस। रिलेशंस कंटेंट नहीं, रिलेशंस आते हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। एक बार ये फिर से देख लेना, ये यहाँ पर देखो, ये हमारा कहाँ गया वो, ये रहा प्रोडक्ट में रिलेशन आता है हमारा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, पैवलोव की लर्निंग थ्योरी किसके आधार पर है, वो लर्निंग किसके आधार पर है, कंडीशन, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी नाम है ना, तो कंडीशनिंग यानी कंडीशन थ्योरी, अनुबंधित हिंदी में बोला जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट हु इज नॉट, गेस्टाल्टिज्म की यहाँ पर बात आती है कि कौन सा इसमें साइकोलॉजिस्ट है जो इससे रिलेटेड नहीं है। तो कोहलर तो हैं, कोफका भी हैं, वर्दीमर जो कि इसके फादर हैं, ये नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो गेस्टाल्टिज्म है, इसके फादर कौन है, मैक्स वर्दीमर, इन्होंने इसके बारे में बताया। और ये 3 जो साइकोलॉजिस्ट हैं, कोहलर, कुर्ट लेविन और कोफ्ता, ट्रिपल के से याद रखेंगे, ये इसके यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, ओके, यहाँ पर कोहलर का जिक्र आया था, कोहलर का जिक्र आया, तो हम कोहलर की इनसाइट लर्निंग थ्योरी यहाँ पर देख लेते हैं। तो इन्होंने जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी अपनी जो दी थी, उन्होंने चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जिसका नाम था सुल्तान। क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि इन्होंने चिंपैंजी को, एक जेल होती है ना, जेल के अंदर मतलब बड़ा सा स्पेस था, वहाँ पर चारों तरफ जेल टाइप का था वो
बॉक्स बोल सकते हैं जिसको हम, तो उसको रोक दिया वहाँ पर और फिर उसको भूख लगेगी तो उन्होंने उसके लिए केले रख दिए थे थोड़ी दूरी पर और एक डंडी वहाँ पर रख दी थी, ठीक है। तो अब क्या किया बंदर ने, चिंपैंजी ने क्या किया कि अब उसको भूख लगी है तो वो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेगा, तो उसने डंडी उठाई और केले को ऐसे खिसका के अपने पास ले आया और केला उठा के खा लिया। तो अब देखा उसने, जो कॉलर है उन्होंने देखा कि अच्छा इसने ये दिमाग लगाया, तो मैं भी एक इसके साथ थोड़ा सा एडवांस खेल खेलता हूँ। तो उसने क्या किया, नेक्स्ट टाइम उनको ऊपर लटका दिया, ठीक है, ऊपर लटका दिया और वहाँ पर कुछ बॉक्स रख दिए और डंडी रख दी फिर से, और फिर उसने क्या किया, देखते हैं कि अब ये क्या करेगा। तो उस बंदर ने क्या किया, पहले तो हाथ से ट्राई किया, नहीं ग्रैब हुआ, फिर डंडी से करके देखा, डंडी नहीं पहुंची, ठीक है। फिर उसने क्या किया, बॉक्स पड़े थे, बॉक्स को रखा, बॉक्स के ऊपर दूसरे बॉक्स को रखा और फिर वो उस पर चढ़ करके उसने वहाँ से केले ले लिए और खा लिए। तो इस सब प्रोसेस से जो हमारे कॉलर है उन्होंने क्या बताया कि बंदर ने चिंपैंजी ने जो सूझबूझ लगाई कि मैं क्या तरीका अपनाऊं कि मुझे केले मिल जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसको इंस्टेंट आइडिया आया उसी को इनसाइट लर्निंग ऑफ थ्योरी का यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसके कुछ नाम है वो देख लेते हैं। जो ये नाम है इनको हम ध्यान रखेंगे। तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ इनसाइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं, गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं, होलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं और कॉलर थ्योरी भी, और प्रिंसिपल ऑफ इंटीजर भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये नाम हम याद रखेंगे, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं बंडूरा। बंडूरा के बारे में आ गया है, देख लेते हैं एक बार बंडूरा के बारे में ही। तो यहाँ पर जो बंडूरा है उनका कहना है कि जो यहाँ पर सोशल लर्निंग थ्योरी है ना वो एक तरह से ब्रिज का काम करती है, किस किस के बीच में, बिहेवियरिज्म के बीच में और कॉग्निटिव अप्रोच के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से ट्रेडिशनल लर्निंग थ्योरी की यहाँ पर बात की है उन्होंने। तो ये फोकस करते हैं कि जो हमारा ये लर्निंग के टाइम पर जो मेंटल प्रोसेस हुआ ना, यानी कि ये हमारा बिहेवियर है, ये हमारा कॉग्निशन है और ये हमारा बीच में जो लर्निंग हुआ इसमें जो हमारा मेंटल प्रोसेस हुआ, ठीक है। तो ये मेंटल प्रोसेस पर ही इन्होंने फोकस किया है कि वो मेंटल प्रोसेस क्या हो सकता है किसी चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है, ओके। तो इसके कुछ नाम और हो सकते हैं। ये कनाडा से बिलोंग करते हैं, 1925 में इन्होंने दी था ये सिद्धांत दिया था। तो सोशल लर्निंग थ्योरी सामाजिक अधिगम सिद्धांत बोला जा सकता है। ऑब्जर्वेशनल यानी कि अवलोकनात्मक, विकारियस यानी प्रतिनिधि रूप। विकारियस नाम से क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो पता होगा। यहाँ पर इन्होंने 3 टर्म्स की बात करी है, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, मॉडलिंग। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जब बच्चे को हम यहाँ पर कोई चीज़ दिखाते हैं तो वो उसी को देखता है और ऑब्जर्व करता है, फिर वो इमिटेट यानी नकल करना शुरू करता है, फिर जो चीज़ उसने देखी अब उसको कॉपी करेगा, उसको अप्लाई करेगा और फिर मॉडलिंग करेगा। मॉडलिंग कब करेगा, अब मान लो उसने कुछ सीखा, ठीक है, और फिर उसको नकल करके उसने किया। अब वो काम करने से उसको अगर प्रेज मिल गया यानी कि उसको प्रशंसा मिल गई या फिर कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया, तो अब उस चीज़ को वो अपने आप में ढालने की कोशिश करेगा, ठीक है, वैसा बनने की कोशिश करेगा। तो ये होता है मॉडलिंग, यानी कि हु आर मोर लाइकली टू इमिटेट बिहेवियर मॉडल्स बाय पीपल वी परसीव्ड एज सिमिलर टू आवरसेल्व्स, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया। तो ये 3 टर्म्स की इन्होंने बात करी थी। अब इन्होंने मॉडलिंग प्रोसेस के लिए ही 4 स्टेप्स और बताए हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, यही सीरीज में हमें पता होने चाहिए और कौन कौन से हैं ये भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो अटेंशन की बात करें तो यहाँ पर पहले बच्चा अटेंटिव होकर चीज़ों को देखता है, फिर रिटेंशन उसको मेमोरी में घटता है, फिर उसके इमिटेशन, फिर उसकी नकल करता है यानी अनुकरण करता है उसका, फिर अगर उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया तो मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिल गया तो उस चीज़ को दोबारा से करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बोबोडोल एक्सपेरिमेंट का भी जिक्र आता है। बोबोडोल अगर ये भी पूछा जाए तो किसने दिया था, हमारे बंडूरा ने दिया था, ठीक है, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या हुआ था, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया था कि 24-24 के ग्रुप में बच्चों को डिवाइड किया था, 24-24-24, ठीक है। तो एक जगह पर बच्चों को मतलब नेगेटिविटी वाला माहौल दिया गया, एक को अच्छा माहौल दिया गया, एक को न्यूट्रल माहौल दिया गया। तो उन्होंने देखा कि भाई जिस ग्रुप को जैसा माहौल दिया गया वो वैसे बन गए। तो एक डॉल को रखा गया, एक जगह पे डॉल को बुरी तरह से पीट रहे हैं, उसको काट रहे हैं, फाड़ रहे हैं, तो वैसे ही बच्चों ने इमिटेट किया। दूसरी जगह उस डॉल को अच्छा कुछ बोल रहे हैं, उसको कुछ अच्छा करने को ऐसा इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो बच्चे भी अच्छी चीज़ें करना वहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है। और न्यूट्रल है जहाँ पर उसको बस नेचुरल तरीके से जो है वहाँ पर उसको रखा गया और उसके साथ कुछ ज़्यादा ना पॉजिटिवली ना नेगेटिवली, उसको न्यूट्रल वहाँ पर रखा गया। तो इस तरह से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से पता किया कि बच्चा जैसा देखेंगे वैसा ही सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, बहुत सिंपल सी है। ओके, अकॉर्डिंग टू बंडूरा विच इज नॉट इंटररिलेटेड प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कौन सी इंटररिलेटेड नहीं है, तो अटेंशनल हमने अभी देखा, रिटेंशनल भी है, मोटिवेशनल भी है, कंजक्शनल नहीं है। यहाँ पर क्या होगी, रिप्रोडक्शनल यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन ए पर्सन लर्न्स द सेम बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग एंड रिपीटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। तो इसमें कह रहा है कि जब दूसरों को ऑब्जर्व करता है बच्चा, एक व्यक्ति, और वैसा ही बनने की कोशिश करता है, उसी को दोहराता है, तो वो क्या होता है, मॉडलिंग। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा अकॉर्डिंग टू मैस्लोज नीड हायरार्किकल थ्योरी। यहाँ पर मैस्लो की नीड हायरार्किकल थ्योरी के बारे में बात आ गई। तो जो नीड हायरार्किकल थ्योरी है वो मोटिवेशन वाले उससे बिलोंग करती है, टॉपिक से, ठीक है। तो एक पर मोटिवेशन का टॉपिक देख लेते हैं। यस, मोटिवेशन में क्या है कि यहाँ पर मोटिवेशन में जो ये मोटम वर्ड है इससे बना है हमारा मोशन, जो कि एक लैटिन वर्ड है। अब जो मोटिवेशन है वो
हमारा दो तरीके से हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, नेचुरल हो सकता है या आर्टिफिशियल हो सकता है, या फिर इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक हो सकता है, या फिर बाहरी यानी एक्सट्रिंसिक हो सकता है। मोटिवेशन का एक साइकिल होता है, ठीक है, यानी कि जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम उसके लिए हमें ड्राइव मिलता है, यानी प्रेरणा मिलती है, फिर उसके लिए हमें प्रोत्साहन मिलता है, फिर हम अपना गोल अचीव कर लेते हैं और फिर हमें वापस किसी चीज़ की नीड होती है तो फिर दोबारा से प्रोसेस चल पड़ता है। तो यहाँ पर हम अब्राहम मैस्लो की बात करते हैं। अब्राहम मैस्लो की जो नीड हायरार्किकल थ्योरी है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने 5 स्टेजेस दिए हैं और ये थ्योरी ये जो स्टेजेस हैं ऐसे जाती हैं नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। ये बॉटम है, ये टॉप है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें टॉप पर कौन आता है और इसमें बॉटम पर कौन आता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी कि बोलते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स में आते हैं, ये हमारे लिए बेसिक है। सेफ्टी नीड्स, की सेफ्टी की नीड्स तो होती ही हैं, ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी, तो ये हो गई हमारी बेसिक नीड्स, ये दोनों। फिर आते हैं बिलोंगिंग एंड लव नीड्स, और फिर आता है एस्टीम, ठीक है। ये दोनों हमारे साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, क्या होती हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स होती है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि सेल्फ फुलफिलमेंट वाला नीड होता है। तो हमसे अभी यही पूछा गया था कि कौन सी नीड में आता है हमारा स्टीम, वो होता है हमारा साइकोलॉजिकल नीड में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन कहाँ गया, इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका हमारा आएगा पर्सनल। साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी किसी की पर्सनल ही होती है ना, ठीक है, तो साइकोलॉजिकल इसका आंसर आ जाएगा। इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल ये नहीं होगा, इसका आएगा हमारा पर्सनल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा मोटिवेशन की सेकंड थ्योरी और देख लेते हैं, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जिसको हम कहते हैं, जो कि क्लार्क हल ने दी थी, ठीक है। इसमें मेन पॉइंट जो है वो है होम्योस्टेसिस, जिसको हम कहेंगे। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इंसान जो है अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेज में इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की बात करता है, यानी बैलेंस की बात यहाँ पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम होम्योस्टेसिस में हमारा जब कमी आ जाती है तो क्या होगा कि कोई नीड, जब ये मान लो एक नॉर्मल है, अभी नॉर्मल स्टेज पर है एक इंसान, ठीक है, यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम की स्टेज पर है, अब उसको कोई नीड हुई, किसी चीज़ की उसको नीड हुई, तो अब उसको कुछ ना कुछ ड्राइव होगा, यानी कि उसको प्रेरणा मिलेगी। मान लो हमारा अभी नीड क्या है, एस्टेट को क्वालिफाई करना, उसके लिए ड्राइव क्या है, हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके लिए ये उसका ड्राइव हो गया, फिर मोटिवेशन मिलेगा उसको एक्ट करने के लिए, और मोटिवेशन करने के बाद जब वो गोल अचीव कर लेगा तो उसका होम्योस्टेसिस दोबारा से नीचे मतलब कि फुलफिल हो जाएगा। अब वो वापस से उसके अंदर होम्योस्टेसिस की कमी आ जाएगी, ठीक है, यानी वो इक्विलिब्रियम पर आ गया, नॉर्मल हो गया। तो ये साइकिल ऐसे चलता रहता है, फिर कोई नीड आएगी, फिर ये चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। ये हमारी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गैने, गैने का मॉडल आ गया है, गैने का मॉडल देख लेते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है पेपर में। यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है, इन्होंने लर्निंग के 8 स्टेप्स बताए हैं, ठीक है, इन्होंने हायरार्की की बात करी है, लर्निंग की हायरार्की की बात यहाँ पर करी है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने 8 स्टेप्स बताए हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं। अब इन स्टेप्स को ये कैसे पूछे जाते हैं पेपर में, इन्होंने देखो ये जो स्टेप्स हैं ये बेसिक है, यानी एक से, यानी कि ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, यानी कि सिग्नल, फिर एसआर लर्निंग होगी, फिर चेन लर्निंग होगी, फिर वर्बल, मल्टीपल कंसेप्ट, ऐसे होगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हुआ है कि अकॉर्डिंग टू गैने लर्निंग मॉडल विच टाइप ऑफ लर्निंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड बिफोर एनी कंसेप्ट लर्निंग। तो कंसेप्ट लर्निंग का इन्होंने जिक्र किया है कि कंसेप्ट लर्निंग से पहले उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं, तो कौन कौन से हैं कंसेप्ट लर्निंग से पहले, तो कंसेप्ट लर्निंग हमारा यहाँ है, इससे पहले क्या क्या है, ये सारे हैं, ठीक है। तो सिग्नल है, एसआर लर्निंग है, और ये सब बाद में है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, या फिर इनको अरेंज करने का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि इनको अरेंज करो, इनमें से कोई भी उठा उठा के दे देंगे, या फिर पूछ सकते हैं कि टॉप पे कौन सा आता है, बॉटम पे कौन सा आता है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे नीचे से एक बार स्टार्ट करते हैं, जो सिग्नल है, सिग्नल लर्निंग होगी सबसे पहले बेसिक पे, कि कोई चीज़ हम सिखाएंगे तो उसका सिग्नल बच्चे के पास जाता है। एसआर लर्निंग जो कि व्यवहारवाद पे आती है, यानी बिहेवियरल एस्पेक्ट जो होता है उससे बिलोंग करता है, कि कोई चीज़ का स्टिमुलस होगा तो उसके प्रति क्या रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, ये लर्निंग होती है। फिर चेन लर्निंग, यानी कि जो इसने ये इन दोनों स्टेज में सीखा उनकी चेनिंग करेगा, कि उसने जो कुछ सीखा वो इसकी चेनिंग लर्निंग में आ जाएगी। फिर वर्बल, कि जो चीज़ उसने सीखी उसको वर्बल, यानी कि अपने उससे पिरोने की, शब्दों से पिरोने की कोशिश करता है उसका यहाँ पर, ठीक है। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अब उसको बहुत सारी चीज़ें मान लो पता है, अब उसको पता होगा कि मुझे किस चीज़ को हटाना है और किस चीज़ को फॉलो करना है, तो यहाँ पर मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। फिर कंसेप्ट लर्निंग, किसी चीज़ को सीख रहा है तो उसका कंसेप्ट क्या है, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करता है। कंसेप्ट सीखने के बाद लर्निंग यहाँ पर, रूल लर्निंग यहाँ पर होती है, और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग तक बच्चा पहुँचता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है, और ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। सबसे नीचे सिंपल होता है, ऊपर कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है, और ऐसे ही बढ़ रहा होता है। हमारा डाउन यानी कि बॉटम में हमारा सिग्नल होगा, टॉप पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। तो अभी हमसे पूछा कि कॉन्सेप्ट लर्निंग से पहले नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चेन लर्निंग कहा था, यस इससे पहले था। रूल लर्निंग नहीं था, इसके बाद था। सिग्नल लर्निंग था, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग था। रूल लर्निंग देखो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, कंसेप्ट लर्निंग से बाद में आता है रूल लर्निंग,
और उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, बाकी सब इससे पहले आते हैं। तो यही पूछा था कि कंसेप्ट लर्निंग से पहले नहीं आता, तो भाई ये नहीं आता क्योंकि ये बाद में आता है, बाकी सब पहले आते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा आता है इमोशंस से, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म एक टाइप है इसकी, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि व्हेन एन एडोलसेंट, इसका मैंने हाँ यहाँ पर ये समझ लो एक बार, कॉग्निशन एंड इमोशन को समझते हैं, ठीक है। मेंटल प्रोसेस, कॉग्निशन में क्या होता है, कॉग्निशन में बेसिकली एक मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, किस चीज़ की, कि क्या हम जानते हैं, क्या हम समझ पा रहे हैं और क्या हमारी लर्निंग है, ठीक है। ये सब क्या होता है, कॉग्निशन में हमारा आता है, संज्ञानात्मक में हमारा आता है। तो इसके संज्ञानात्मक के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। परसेप्शन होता है, अटेंशन होता है, मेमोरी, थॉट, लैंग्वेज, लर्निंग। परसेप्शन ये है कि मान लो कोई भी चीज़ है, उसको लेकर के आपकी क्या परसेप्शन है, मेरे क्या परसेप्शन है, जरूरी नहीं वो सेम हो, अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। अटेंशन कि हम जो हमारे परसेप्शन है उनके प्रति कितना अटेंशन दे रहे हैं, ठीक है। फिर मेमोरी है, हमारी मेमोरी में हम कितनी सारी चीज़ों को इनकलकेट कर रहे हैं, हमारी मेमोरी क्या चीज़ें याद रख पा रही है। फिर हम अपनी मेमोरी के थ्रू थॉट्स में जाते हैं कि हमारे थॉट्स कैसे हैं, फिर लैंग्वेज में हम उसको पिरो देते हैं और फिर हमारी कैसी लर्निंग वहाँ पर हो रही है, मोटा मोटी ये चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा हो गए। फिर मेटाकोग्निशन की बात आती है, इसमें मतलब है कि अवेयरनेस ऑफ वंस आउन लर्निंग, कि हमारी खुद की क्या लर्निंग है उसके लिए आपका जागरूक होना, वही मेटाकोग्निशन होता है, ठीक है। कॉग्निशन का मतलब ही होता है थिंकिंग, ठीक है। ये वर्ड दिया था फ्लेवल ने। अब यहाँ पर बात आती है आगे इमोशन की। इमोशन क्या होते हैं कि भाई हम खुश हो रहे हैं, अभी हमारी क्लास हो रही है, हम एकदम सीरियस है, ये क्या हमारा एक इमोशन है। अभी हम जब हमारा ये कंटेंट पूरा पढ़ने के बाद हम PYQ लगाएंगे, हमारे सॉल्व हो जाएंगे तो हम खुश होंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक इमोशन है, ठीक है। तो ये इमोशंस को हम अलग अलग रूप से एक्सप्रेस करते हैं। तो जो वर्ड इमोशन है ये इमेवोर, जो कि लैटिन वर्ड है, वहां से आया है। इसका मतलब होता है टू स्टिर, STIR, टू स्टिर द सेंटिमेंट्स, ठीक है। और ये मैकडूगल ने ये इमोशन के बारे में बताया था, ठीक है। यहाँ पर एक माइंड मैप की बात करी गई है कि हम माइंड मैप क्या होता है, मान लो मैंने आपको जो कुछ कंटेंट आपको अभी पढ़ाया, ठीक है, तो एक तरह से उसका पूरा फ्रेमवर्क आपके दिमाग में छप गया हो कि हमने ये थ्योरीज पढ़ी पहले, कि मैम ने ऐसे लेसन की स्टार्टिंग करी थी, वहाँ पर ये चीज़ें बताई थी, फिर ऐसे क्वेश्चन कराए थे और फिर ऐसे ऐसे ये हमारा लेक्चर हुआ। तो ये पूरा माइंड मैप आपका तैयार हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं हम मैकडूगल के इंस्टिंक्ट्स देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर कि जो कॉग्निशन और इमोशन है उनके बीच का रिलेशन कैसा होता है। संज्ञान का और हमारे इमोशन, संवेग और संज्ञान का जो रिलेशन है वो कैसा होता है। ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, जो मैकडूगल है इन्होंने अपनी इंस्टिंक्ट बताई थी कि 14 इंस्टिंक्ट्स का इन्होंने जिक्र किया है और उसके प्रति क्या इमोशन होगा वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। इंस्टिंक्ट मतलब ये है कि मान लो कोई इमोशन है आपका, उसके प्रति जो आपका नेचुरल रिस्पॉन्स होगा ना वो आपका इंस्टिंक्ट में आता है, ठीक है। मान लो आपको डर लग रहा है, तो डर लग रहा है तो आप उस चीज़, मान लो कोई जगह है वहाँ पे जाने से डर लग रहा है तो आप वहाँ नहीं रहोगे ना, भाग जाओगे, है ना। तो फियर का क्या होगा, स्केप होगा। गुस्से में क्या होता है, कॉम्बैक्ट, गुस्से का कॉम्बैक्ट, डिस्कस का रिपल्शन, वंडर का क्यूरियोसिटी, लव का पेरेंटल, डिस्ट्रेस का अपील और फियर ऑफ क्रिएटिवनेस का कंस्ट्रक्शन, ओनरशिप में एक्विजिशन यानी अर्जन करना, ओनरशिप में, ठीक है। लोनलीनेस में क्या होगा, यहाँ पर लोनलीनेस में होगा ग्रेगेरियस, या फिर ग्रुप में जब आ जाते हैं उसको, एक वर्ड और था मुझे अभी याद नहीं आ रहा, एक वर्ड और था इसके लिए, ठीक है। जब लोनलीनेस आता है तो ग्रेगेरियसनेस वाला, लस्ट आता है तो फिर यहाँ पर काम की होती है। फिर आता है हमारा पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग, तो हमारा यहाँ पर सेल्फ असर्शन। द नेगेटिव, अगर सेल्फ फीलिंग है तो सबमिशन। और अगर हमें भूख लग रही है, हमें भूख, एपेटाइट मतलब भूख लग रही है तो फूड को ढूंढते हैं, और अम्यूजमेंट होता है तो हम लाफ्टर को ढूंढते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने इंग्लिश में लिखे हुए, हिंदी में आप एक बार इसका वो PDF भेजू ना, तो इसका एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, या फिर मैं आपको उस पर टेलीग्राम पे ही भेज दूंगी, इसका हिंदी में भी जो होगा वो भेज दूंगी ताकि हिंदी वालों को दिक्कत ना हो, ठीक है। ओके, तो ये कुछ है, इंस्टिंक्ट है और साथ में इसका कुछ इमोशन है। ये 14 के 14 एक बार देख लेना, 2-3 बार रिवाइज कर लेना, याद हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डाले, ठीक है। अगर इमोशंस को कंट्रोल की बात आए यहाँ पर, या फिर डिफेंस मैकेनिज्म इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 टर्म्स दी हुई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है इंडस्ट्रियसनेस, यानी कि इसमें क्या होता है, वर्किंग पॉजिटिवली बिसाइड्स नेगेटिवली। जैसे कि अब मान लो मेरे पास, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैंने आपके लिए कंटेंट तैयार किया, अब किसी के नेगेटिव कमेंट आ गए, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं अपना पॉजिटिवली सोच रही हूँ और मैं अपना काम करते जा रही हूँ, और मैं यहाँ पर इंडस्ट्रियसनेस की स्टेज में हूँ, ठीक है। यानी कि मुझे नेगेटिविटी से फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं अपना पॉजिटिवली काम करते जा रही हूँ, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। रिप्रेशन का मतलब होता है कि हम जानबूझ के, कॉन्शियसली, हमारे 3 होते हैं ना, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियसली यानी सचेत रूप में
हम जानबूझकर जो हमारी पेनफुल थिंग्स है, जो ऐसी मेमोरीज है जिनको याद करके हमें दुख होता है, तो हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं जानबूझ के, तो वो रिप्रेशन में आता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हम किसी का फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकाल दें, किसी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन किसी और चीज़ पे निकाल दें क्योंकि हम उसके सामने कुछ कह नहीं पाए। ठीक है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। रिग्रेशन में क्या होता है कि परफॉर्मिंग एक्शन ऑफ यंगर वन, यानी कि अपनी उम्र से कम वाले लोगों की तरह एक्ट करना, ये होता है रिग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है कथारसिस। ये दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये वाला भी पूछा जा चुका है। कथारसिस क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपने इमोशंस शेयर कर देते हैं अपने किसी लव्ड वन के साथ। ठीक है, तो वो अपने इमोशंस का एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं, एक तो फिजिकल होता है, एक मेंटल होता है। फिजिकल यानी कि आप मान लो आपको गुस्सा आ रहा है तो आप रनिंग करने चले गए या डांस करने लगे, मतलब कुछ हर किसी का अपना तरीका होता है गुस्सा निकालने का फिजिकली। ठीक है, तो और एक होता है मेंटली यानी कि अपने कोई भी फीलिंग्स हैं उनको, चाहे गुस्से की हो चाहे आपको बुरा लगा हो, तो उस चीज़ को बोल के या फिर किसी के सामने रख के अपने मेंटली फ्री हो जाते हैं उस चीज़ से। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं। ये सारी हम यहाँ पर कोग्निशन और इमोशन की बात करिए। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ओके, क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो है कि when an adolescent is unable to show anger to his parents, then he shows his anger to his younger brother. This is an example of which type of defense mechanism? जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है, भाई उसकी क्या चलेगी मम्मी पापा के सामने, तो वो अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर निकाल देता है। तो ये कौन सा रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है? मैंने अभी बताया कि डिस्प्लेसमेंट का है, विस्थापन का है, कि खुद किसी और पे जोर चल नहीं रहा तो अपने से छोटे वाले पे या फिर किसी और पर अपना गुस्सा निकाल देना। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। और ये शायद आज की क्लास का दो लास्ट क्वेश्चन है। चलो फाइनली, विच पेयर इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इमोशन एंड बेसिक इंस्टिंक्ट। अच्छा ये बताना है, इमोशन जो मैंने अभी करवाए उससे और इंस्टिंक्ट से रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो एंगर जो है वो रिपल्शन, हमने पढ़ा था कि एंगर का कॉम्बैक्ट होता है, कॉम्बैट। ऑनरशिप का कलेक्शन, हाँ ये सही है, कलेक्शन या फिर एक्विजिशन। वंडर का क्यूरियोसिटी बिल्कुल सही है, फियर का एस्केप बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो है एंगर का रिपल्शन ये गलत हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर देखो, एंगर का क्या आएगा? कॉम्बैट आएगा यहाँ पर। रिपल्शन किसका है? फिर रिपल्शन है डिस्कस का। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इमोशनल इंटेलिजेंस मे बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू रीजन विद इमोशन इन 4 एरियाज। ठीक है, टू परसीव, ये डेफिनेशन दी गई है इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो यहाँ पर पूछा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन किसने दी थी? ये दी थी मेयर एंड सेलोवे ने। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, सो ये आज की हमारी क्लास थी, यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है। सो थोड़ी सी क्लास आपको लेट मिलेगी, जो टाइम दिया था मैंने उससे लेट, क्योंकि क्लास मैं रिकॉर्ड कर रही थी तब वो ऑन करना भूल गई थी उस चक्कर में आधी से ज़्यादा क्लास हो चुकी थी, और वो बस मैंने फिर रैंडम देख ही लिया, देखा तो पता चला क्लास रिकॉर्ड ही नहीं स्टार्ट हुई है और मैं बस पढ़ाई जा रही हूँ, पढ़ाई। बड़ा दुख हुआ यार, बट ठीक है, फिर दोबारा से स्टार्ट करके और फिर दोबारा से चालू किया। तो थोड़ी सी लेट मिलेगी, कोई नहीं, कंटेंट बहुत अच्छा है, वर्थ इट है ना, लेट होना कोई बात नहीं, अब भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम आपके पास। ठीक है, मेरा तो हाथ ही दर्द करने लग गया। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट दिस क्लास। और एक क्लास और करवा देती हूँ, इंग्लिश पैडागोजी की प्रैक्टिस की। कमेंट आए थे कि भाई ये करवा दो, तो करवा दूंगी, ये क्लास भी मिल जाएगी आपको, रात तक मिल जाएगी। ठीक है, ओके, सो यस, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लेना।